पूनम एक छोटे शहर में रहने वाली 26 साल की युवती है। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वह 10वीं क्लास तक पढ़ी है। पूनम न केवल घर के कामकाज में निपुण है, बल्कि घर के खर्च में अपनी मां की मदद करने के लिए एक मारवाड़ी सेठ की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान में सामान दिखाने का काम भी करती है। पूनम की मां सरिता लोगों के घरों में झाड़ू पोछा व बर्तन मांजने का काम करती है। पति के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सरिता पर आ गई। सरिता ने ही दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। पूनम का एक छोटा भाई है जिसका नाम अनमोल है। वह 10वीं क्लास में पढ़ता है। दोनों माँ बेटी काम करके घर का खर्च चलाती हैं और अनमोल की पढ़ाई का खर्चा भी उठाती हैं। पूनम की उम्र शादी लायक है, लेकिन उसकी माँ की इतनी हैसियत नहीं कि शादी में अच्छा दहेज दे सके। ऊपर से पूनम का रंग सांवला है। जो भी लड़के वाले उसे देखने आते हैं, पहले तो पूनम के रंग की वजह से उसे देखकर मना कर देते हैं, और अगर कोई रिश्तेदारी और जान पहचान के लोग निकलें तो दहेज को लेकर शादी की बात करने से कतराते हैं। जैसे जैसे पूनम की उम्र बढ़ रही है, उसकी माँ सरिता की चिंता भी बढ़ रही है। पूनम अपने माँ व भाई के साथ किराए के मकान में रहती है, जिसमें एक कमरा और एक किचन व एक टॉयलेट बाथरूम का 1500 रुपये महीना किराया होता है। ऊपर से बिजली का बिल और पीने के पानी का पैसा अलग से। पूनम को मारवाड़ी सेठ की दुकान पर 5000 रुपये महीना की तनख्वाह मिलती है। उसकी माँ भी जैसे तैसे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजकर 6000 तक कमा लेती है। एक अकाउंट बैंक में खुलवा रखा है पूनम के नाम से। उसमें हर महीने 1000 रुपये जमा कर देती है। पूनम की शादी के लिए दोनों माँ बेटी की मेहनत से ज़िंदगी मानो जैसे तैसे कट रही है। पूनम का भाई अनमोल पढ़ने में अच्छा है, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न से पास होता है। पैसों की कमी के चलते सरिता को पूनम की पढ़ाई बीच में ही रुकवानी पड़ी, लेकिन पूनम अपने भाई को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। जिस मोहल्ले में पूनम और उसका परिवार रहता है, वहाँ पूनम के साथ की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है। मोहल्ले वाले भी सरिता को ताने कसने लगे हैं कि बेटी के पैसे से घर चलता रहे, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी नहीं करवा रही। आज भी सुबह विमला ताई ने ताना मार ही दिया कि सरिता तो मरते दम तक बेटी की कमाई से घर चलाएगी। सरिता के कानों में ये बात सुनकर मानो घी जम गया हो। उसके मन में तो लोगों के घर में झाड़ू पोछा करते समय भी यही सब बातें गूंज रही हैं। घर आते ही सरिता खाट पर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद नहीं। वह लगातार एकटक दीवार को देखे जा रही थी। पूनम अभी काम पर गई हुई थी। दुकान में 6 बजे तक काम करने के बाद वह घर आती थी। मार्च का महीना चल रहा था। अनमोल की 10वीं की एग्ज़ाम चल रही थी। माँ की चारपाई के पास चटाई पर बैठा हुआ वह पढ़ रहा था। पूनम के विवाह को लेकर सरिता की चिंता लगातार बढ़ते जा रही थी। अनमोल, ज़रा एक गिलास पानी तो पिला दे बेटा, प्यास से गला सूख रहा है। सरिता ने अनमोल को आवाज़ लगाई। अनमोल उठकर पानी लेने अंदर किचन में जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अनमोल अंदर से पानी का गिलास लाता है और अपनी माँ को पानी देकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक जवान लड़का दिखाई देता है। वह अनमोल से पूछता है, क्या ये पूनम का घर है? अनमोल उसे हाँ में जवाब देता है। तब लड़का उसे बताता है कि आज पूनम दुकान से देर से घर वापस आएगी। दरअसल आज नया माल आया है, अतः उसे जमाने और स्टिकर लगाने का काम है, इसलिए उसने आप लोगों तक ये खबर पहुंचाने को मुझसे कहा था। उसके साथ की और लड़कियां भी आज देर से घर जाएंगी। पूनम की माँ उस लड़के से उसका नाम पूछती है। जी मानस। वह अपना नाम बताता है और चला जाता है। पूनम की माँ रात का खाना बनाती है और अनमोल के साथ पूनम का इंतज़ार करने लगती है। यूँ तो पूनम रोज़ 6:30 तक घर आ जाती थी, लेकिन आज रात के 9:30 बज चुके होते हैं। तभी एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। पूनम की माँ दरवाज़ा खोल के बाहर देखती है तो वही लड़का मानस पूनम को बाइक से छोड़ने आया हुआ था। पूनम को छोड़कर वह चला जाता है। इधर पूनम की माँ उससे पूछती है, ये लड़का क्या तुम्हारे साथ ही काम करता है? पूनम उसे बताती है कि यह लड़का उसी के साथ दुकान में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। ग्राहक जो भी सामान खरीदता है वह सामान का कंप्यूटराइज्ड बिल बनाता है। पूनम अपनी माँ को बताती है कि मानस बीकॉम तक पढ़ा है। पूनम अपनी माँ से कहती है, चलो माँ खाना खाते हैं, बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है। इतना कहकर पूनम अंदर चली जाती है।
हाथ मुंह धोकर पूनम खाना लगाती है। तीनों खाना खाते हैं। अनमोल वापस अपनी पढ़ाई करने लग जाता है। पूनम आंखें बंद कर सोने लगती है, लेकिन सरिता की आंखों में नींद नहीं। उसकी आंखों में तो मानो बेटी की शादी की चिंता लगातार गोते लगा रही है। थोड़ी देर में अनमोल भी लाइट बंद कर सोने के लिए आ जाता है। अभी सरिता को भी हल्की नींद आ रही है। आखिर वो भी थकी हुई जो थी। सुबह के 6 बजे होंगे कि सरिता के मोबाइल का अलार्म बजने लगा। घर में सिर्फ एक ही मोबाइल था, वो भी सरिता के पास। पूनम और अनमोल माँ के मोबाइल से ही अपना काम चला लिया करते थे। उठते ही दोनों माँ बेटी अपने घर का काम करती हैं। पूनम खाना बनाकर अपनी माँ और भाई के लिए रख देती है और खुद टिफ़िन लेकर दुकान पर जाने लगती है। पूनम अपनी माँ से कहती है, माँ आज भी दुकान पर काम ज़्यादा होगा, मुझे वापस आने में देर होगी, तुम और अनमोल खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। इतना कहकर पूनम दुकान पर चली जाती है। इधर सरिता भी लोगों के घर काम करने के लिए निकल पड़ती है। अनमोल अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। दुकान पर पहुंचते ही मालिक नए आए हुए माल पर स्टिकर लगाने का काम पूनम और अन्य लड़कियों को सौंप देता है। पूनम के साथ ही अन्य 2 लड़कियां भी उसी दुकान पर ग्राहकों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखाने का काम करती हैं। दोपहर तक स्टिकर वाला काम ख़त्म करके तीनों लड़कियां साथ में बैठकर अपना लंच करने लगती हैं। दुकान पर एक कोने में थोड़ी जगह खाली है, जहां बैठकर सभी कामगार साथ में खाना खा लिया करते थे। इतने में पूनम का ध्यान मानस की ओर जाता है। यूँ तो रोज़ वह अपना खाना उन 3 लड़कियों के साथ खाता था, लेकिन आज लंच के टाइम में भी कंप्यूटर पर ही बैठा हुआ है। पूनम उसे आवाज़ देती है, मानस आज खाना नहीं खाओगे क्या? उपवास तो नहीं रखे हो? तभी मानस उसे आकर बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए घर पर खाना नहीं बना। इतना सुनते ही पूनम उसे अपने टिफ़िन में से लंच करने को कहती है। बाकी 2 लड़कियां भी अपने टिफ़िन में से कुछ खाना मानस के लिए निकाल देती है। सभी मिलकर खाना खाते हैं। पूनम मानस से कहती है कि जब तक उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक पूनम ही उसके लिए खाना लाएगी। पूनम भले ही तन से सांवली थी, लेकिन उसके मन में लोगों के प्रति अच्छाई और उदारता भरी हुई थी। मानस को भी पूनम का स्वभाव अच्छा लगता था। फिर दोनों थे भी हम उम्र, तो दोनों में आपस में अच्छी बनती थी। मानस की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। उसकी उम्र भी हो चली थी। मन में बस यही इच्छा थी कि मानस के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दे। मानस के पिता ने दूसरी शादी कर रखी थी, अतः वे अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। मानस का परिवार अच्छे संपन्न घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन पिता ने 2 शादियां कर रखी थी और उनका झुकाव मानस व उसकी माँ की तरफ नहीं, बल्कि अपनी दूसरी पत्नी व उनके बच्चों की तरफ ज़्यादा था। मानस की माँ को बहुत पहले ही मानस के पिता ने एक घर व कुछ रुपए देकर अलग कर दिया था। जैसे जैसे मानस बड़ा हुआ, उसे समझ आ गया था कि वो ही अपनी माँ का इकलौता सहारा है। कंप्यूटर में ग्रेजुएशन करने के बाद से ही वह सेठ की दुकान पर जॉब करने लगा था, ताकि उसकी माँ को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वह घर का खर्च अच्छे से चलता रहे। जैसे मानस अपने घर में अपनी माँ का सहारा था, वैसे ही पूनम ने भी अपने घर की बागडोर संभाल रखी थी। दोनों के विचार भी आपस में काफ़ी मिलते थे। मानस देखने में ठीक ठाक था, गेहुआ रंग और लंबी कदकाठी का मानस स्वभाव से भी शांत और शालीन प्रतीत होता था। पूनम की माँ को तो मानस पहली नज़र में ही भाग गया था। उन्हें पूनम के लिए ऐसे ही लड़के की तलाश थी, लेकिन पूनम समझदार थी। वह जानती थी कि जब मानस देखने में अच्छा लगता है, तो मानस की माँ अपने बेटे के लिए भी लड़की सुंदर ही खोजेगी। बस यही बात सोचकर पूनम ने मानस को सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा कभी कुछ नहीं माना, लेकिन मानस मन ही मन पूनम को पसंद करता था। पूनम की शालीनता, उदारता उसे भा गई थी अपनी जीवन संगनी के लिए। उसे जो खूबियाँ चाहिए थी, वो सब पूनम में मौजूद थी। पूनम और उसकी माँ दिन रात मेहनत करते अनमोल की पढ़ाई ना रुके, इसलिए पूनम ने अपनी शादी के सपनों को भी दरनिकार कर रखा था। वह ओवर टाइम भी करने लगी थी ताकि ज़्यादा पैसे कमाए। इधर सरिता जी भी पूनम की शादी के लिए लड़के तलाश कर रही थी। अनमोल ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी मेहनत रंग लाई और वह 10वीं में पूरे ज़िले में प्रथम आता है। अनमोल को स्कॉलरशिप दी जाती है और उसका एडमिशन शहर के एक अच्छे स्कूल में हो जाता है। अनमोल साइंस सब्जेक्ट लेकर आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता है। अब घर पर सिर्फ माँ बेटे ही रह जाते हैं। पूनम अपने काम में इस कदर खो गई थी कि मानो उसे दुनिया की खोज खबर ही ना हो। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। सरिता जी और पूनम जी जितना कमाते सब अनमोल की पढ़ाई और घर खर्च में चला जाता।
हालांकि अनमोल को स्कॉलरशिप भी मिलती थी, परंतु फिर भी महंगे स्कूल के खर्चे तो ज़्यादा ही होते हैं। धीरे धीरे अनमोल 12वीं में पास हो जाता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम में अनमोल के अच्छे नंबर आते हैं और उसका सिलेक्शन प्रदेश के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है। कॉलेज की फ़ीस सुनते ही सरिता जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह अनमोल से कहती है कि बेटा, इतनी फ़ीस तो हम गरीब नहीं दे पाएंगे, तुम ये इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और पढ़ाई कर लो। लेकिन पूनम अपनी माँ को समझाती है कि जो पैसे उसकी शादी के लिए जमा किए गए हैं उससे अनमोल की फ़ीस भर दो। पूनम अपनी माँ से कहती है कि जब शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा तब देखी जाएगी, उसके पीछे हम अनमोल का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। सरिता जी पहले तो इनकार करती हैं, लेकिन बेटे के भविष्य की खातिर वह भी मान जाती हैं। खैर, अनमोल के कॉलेज की फ़ीस भर दी जाती है। समय यूं ही निकलता चला जाता है। अब पूनम 35 साल की हो चुकी थी। अनमोल अपनी पढ़ाई ख़त्म करके प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। सरिता जी भी अब बूढ़ी हो चली थी। लड़का कमाने लगा था, सो उन्होंने भी लोगों के घरों में काम करना बंद कर दिया था। अनमोल ने एक नया घर किराए पर ले लिया था, जिसमें सरिता जी, पूनम व अनमोल तीनों साथ ही रहते थे। पूनम आज भी उसी सेठ की दुकान पर नौकरी करती थी। वहाँ काम करने वाली सरिता के साथ की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। मानस भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था। उसने अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। मानस ने भी सेठ की दुकान से ऑपरेटर का काम छोड़कर कहीं और नौकरी ढूंढ ली थी। अब पूनम अपनी उम्र से छोटी लड़कियों के साथ उस दुकान पर काम कर रही थी। शादी तो दूर की बात, अब तो कोई सरिता जी से पूनम के बारे में पूछता तक नहीं था। सब रिश्तेदार अनमोल के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आने लगे थे। अनमोल देखने में भी सुंदर था और कमाता भी अच्छा था। इधर अनमोल की शादी के लिए हर रोज़ कोई ना कोई नया रिश्ता आ रहा था, लेकिन सरिता जी को पूनम के ब्याह की चिंता खाए जा रही थी। आखिर बड़ी लड़की की शादी किए बिना कैसे बेटे का ब्याह कर सकती थी। खैर, कहते हैं ना कि भगवान सबकी किस्मत ऊपर से लिख कर भेजता है। पूनम के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मानो भगवान उसकी किस्मत पहले ही लिख चुके थे। जिस सेठ की दुकान में पूनम काम किया करती थी, उसकी बीवी को कैंसर हो गया। सेठ के 2 बच्चे थे। कैंसर जब लास्ट स्टेज पर था, सेठानी ने सेठ से वचन लिया कि उसके बच्चे को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। सेठ भी अपनी मरती हुई पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता था, अतः उसने अपनी पत्नी को वचन दिया कि बच्चों की खातिर वह दूसरी शादी कर लेगा। दरअसल सेठ की उम्र 55 साल की हो चुकी थी। उसकी बड़ी लड़की 18 साल की थी, अतः सेठ की शादी की ज़रा भी कामना नहीं थी, लेकिन पत्नी की जिद के आगे वह मजबूर था। कुछ ही महीनों बाद सेठ की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। 13वीं आदि का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें पूनम और उसकी माँ भी जाते हैं। सेठ का घर मानो किसी महल से कम न था। घर में हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी। सेठ के घर में उसकी बूढ़ी माँ भी रहती थी। जब पूनम और उसकी माँ सेठ के घर 13वीं का खाना खा रहे थे, तभी सेठ की माँ की नज़र पूनम पर पड़ती है। पूनम तथा उसकी माँ को अपने पास बुलाकर वह कहती है, पूनम, तुम्हें मेरे बेटे की दुकान पर कई मर्तबा मैंने देखा है कि तुम दुकान का काम बहुत अच्छे से संभालती हो। मुझे सब पता है, तुम्हारी माँ ने शादी के लिए बहुत से लड़के देखे, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। तभी पूनम की माँ की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वह बूढ़ी सेठानी से कहती है, अम्मा, अब तो मेरे हाथ पैर भी जवाब देने लगे हैं। लड़के का ब्याह करके मेरी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ, लेकिन भगवान है कि मेरी सुनता ही नहीं। बुढ़िया सेठानी सरिता को ढांढस बंधाते हुए कहती है, अपनी मन की इच्छा जाहिर करती है। वह सरिता से कहती है, देखो सरिता, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें उचित लगे तो पूनम को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरे पोता पोती को माँ के रूप में एक दोस्त मिल जाएगी और मेरे बेटे को ज़िंदगी काटने के लिए एक सहारा। किसी चीज़ की कमी ना होने देंगे तुम्हारी बेटी को। आखिर मेरी मरती हुई बहू की भी यही इच्छा थी कि मेरे बेटे का घर फिर से बस जाए और उसके बच्चों को माँ की कभी कमी महसूस ना हो। पूनम की माँ को तो जैसे दिमागी काम करना बंद कर देता है। बूढ़ी सेठानी की बात सुनकर मानो उसे सांप सूंघ गया हो। आखिर कैसे एक बूढ़े से अपनी बेटी को ब्याह दे। दोनों माँ बेटी चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से अपने घर वापस चले जाते हैं। इधर बूढ़ी सेठानी घर पर आए कुछ रिश्तेदारों से भी अपने बेटे का दोबारा ब्याह करने की बात करती हैं। सभी इस बात पर हामी भर देती हैं कि सेठ की दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इधर घर पहुंचते ही सरिता गहन चिंता में डूबी हुई बिस्तर पर पड़ी है।
शाम के करीब 5:30 बजे हैं। पूनम अपनी माँ के लिए चाय बना कर लाती है। वह माँ को आवाज़ देती है, माँ उठो चाय पी लो। आखिर लाख छुपाने के बाद भी सरिता का दुख बेटी के सामने झलक ही पड़ता है। वह पूनम से कहती है, आखिर तेरे लिए रिश्ता आया भी तो एक बूढ़े इंसान का। उससे अच्छा तो मैं तेरी शादी किए बिना ही मर जाऊं। पूनम अपनी माँ को समझाती है, माँ अगर तुम यही मानती हो कि भगवान ही हमारी किस्मत लिखता है तो यह मान लो कि मेरी किस्मत में बूढ़ा सेठ ही लिखा है। आखिर कब तक तुम मेरी शादी के चक्कर में अनमोल को बिठा के रखोगी? मेरी वजह से उसकी शादी में रुकावट आ रही है। उससे तो अच्छा है कि मैं सेठ से शादी कर लूं। पूनम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि आखिर अब सेठ से शादी कर लेना ही उसके लिए जीवन की नई राह है। इधर अनमोल अपने ऑफिस की जॉब खत्म करके घर आता है। अनमोल की माँ सरिता जी उसे पूनम के लिए आए हुए सेठ के रिश्ते के बारे में बताती हैं। अपनी माँ की बात सुनते ही अनमोल को धक्का सा लगता है। वह अपनी माँ से कहता है, कैसी बात कर रही हो तुम माँ? मेरा घर जल्दी बच जाए इसके लिए हम पूनम दीदी को गहरी खाई में नहीं धकेल सकते। आखिर क्या मिलेगा उनको एक बूढ़े से शादी करके? अभी तक उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए नौकरी की और अब अपनी बची कुची ज़िंदगी वो सेठ और उसके बच्चों की सेवा करने में गुजार देगी। मुझे यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। रसोई के भीतर खड़ी पूनम अपने माँ व भाई की बातें चुपचाप सुन रही थी। खड़ी खड़ी वे सोच रही थी कि आखिर क्यों भगवान ने मुझे गोरा नहीं बनाया। इस सांवली शक्ल के साथ गरीबी भी उपहार में मिली है। ये सब बातें सोचते सोचते पूनम की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। जैसे तैसे अपने दुपट्टे से आंसुओं को पोंछकर वह रसोई से बाहर आती है। अनमोल पूनम से कुछ बात कर पाता इससे पहले ही पूनम अपना फैसला माँ और भाई को सुना देती है। वह कहती है, मैं सेठ से शादी करने को तैयार हूँ। माँ तुम कल ही अनमोल के साथ सेठ के घर जाकर उनको बोलाओ कि हम लोगों को ये रिश्ता मंजूर है। ये शादी जितनी जल्दी हो सके हो जानी चाहिए। अनमोल पूनम की ये सब सुनकर उसे कहता है, क्यों दीदी, आखिर क्यों खुद को सूखे कुएं में धकेल रही हो? आखिर क्या मिलेगा तुमको उस बूढ़े सेठ से शादी करके? मैं कल ही तुम्हारा बायोडाटा किसी अच्छे अखबार में छपवा देता हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई अच्छा लड़का ज़रूर मिलेगा। लेकिन तुम सेठ से शादी करके खुद का वजूद ख़त्म करने वाली बात नहीं करो तो अच्छा है। सरिता जी भी पूनम के सर पर हाथ रखकर कहती है, देख बेटी, हम लोग गरीब ज़रूर हैं लेकिन इतने भी लाचार नहीं कि खुद के लिए 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ न कर सकें। मैं तुझे जीते जी मरता हुआ नहीं देख सकती। पूनम अपनी माँ से कहती है, कैसी बातें करती हो माँ तुम? सेठ से शादी करके मैं अपने जीवन को एक नई राह देना चाहती हूँ और तुम दोनों हो कि मेरे जीवन के ख़त्म होने की बातें कर रहे हो। आखिर बुराई ही क्या है इस शादी में? मेरे रूप में सेठ को उनके बच्चों की देखभाल करने वाला सहारा मिल जाएगा। आखिर बुराई ही क्या है इस शादी में? मेरा बचा हुआ जीवन किसी की सेवा करते हुए आसानी से बीत जाएगा। और फिर इतने सालों से काम कर रही हूँ मैं सेठ की दुकान पर। वो एक अच्छे इंसान है। मुझ जैसी गरीब और सांवली लड़की से शादी करके वो मेरे ऊपर एक तरह से उपकार ही कर रहे हैं। भगवान को भी शायद यही मंजूर रहा होगा, तभी मैं सेठ की दुकान पर ही इतने सालों तक काम पर टिकी रही। और रही बात किसी जवान लड़के से मेरी शादी होने की, तो वो अब एक निरा सौपन मात्र ही रह गया है। जीवन जीवने के लिए हकीकत में रहने की ज़रूरत होती है। सपनों के सहारे हम केवल अच्छी नींद ले सकते हैं, पूरा जीवन नहीं काट सकते। पूनम ये सब बातें अपनी माँ और भाई अनमोल को समझा ही रही होती है कि घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। सरिता जी दरवाज़ा के खटखटाने की आवाज़ सुन कहती है, रात के 9 बजे हैं, शहर की गलियां सुनसान होने को हैं, इस वक्त कौन आया होगा? अनमोल ज़रा देख तो इतनी रात को कौन आया है। अनमोल जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने पूनम के सेठ खड़े होते हैं। सेठ को देखते ही पूनम उन्हें बैठने को कुर्सी देते हुए बैठने के लिए बोलती है। सेठ पूनम व उसकी माँ सरिता से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि आज मेरी माँ ने भूलवश जो भी बातें आप लोगों को कही हैं, मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगने आया हूँ। वह पूनम की ओर देखते हुए कहते हैं कि पूनम, तुम हमारे दुकान की सबसे अच्छी कर्मचारी हो, यह जानते हुए भी कि मेरी और तुम्हारी उम्र में इतना ज़्यादा फ़र्क है। मेरी माँ ने हमारी शादी का प्रस्ताव तुम्हारे आगे रख दिया, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम कृपया कर इन बातों की वजह से अपना काम मत छोड़ना। सेठ की ये बातें सुन पूनम के मन में उनके प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। सेठ अपनी बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं।